नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी और आज इस वीडियो को हम कह सकते हैं कि ये जो पिछला वीडियो हमारा था कि आयुर्वेद और यूनानी और सिद्धा की निर्माताओं के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया था। तो जो 1 अक्टूबर 2021 को जारी किया गया था। तो उस वीडियोस को देखने के बाद हमारे पास में काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस आए, मैसेजेस आए, टेलीफोन कॉल्स आई। तो उनके कुछ निराकरण करने का प्रयास आज की इस वीडियो में करेंगे। तो उसमें कुछ ऐसे सवाल थे कि जैसे जो नया जियो आया है वो कब से लागू होगा, या उसमें जो एग्जिस्टिंग हमारे निर्माता हैं उनके लिए अलग से कोई व्यवस्था है क्या, या उनको कोई किसी प्रकार की छूट दी गई है क्या, या जो मैन्युफैक्चरर हैं उनका जो वर्तमान वैलिडिटी है लाइसेंस की वो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और जो उनके पास में क्लासिकल प्रोडक्ट हैं, क्लासिकल फॉर्मुलेशंस हैं, अप्रूव्ड हैं ऑलरेडी, उनके विषय में भी कोई उस पहले जियो में स्पष्टीकरण नहीं था। उसका स्टेटस क्या होगा ऐसा कुछ नहीं होता। एक और बहुत दो सवाल मुख्यतः पूछे जा रहे हैं, वो ये हैं कि एक तो कि जो पैसा जमा होगा वो किस हेड में जमा होगा, और दूसरा ये कि जो ई औषधि पोर्टल है उसमें लॉगिन या रजिस्ट्रेशन की क्या व्यवस्था है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन विषयों को एड्रेस करें। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो 1 अक्टूबर 2021 को जो गजेट नोटिफिकेशन जारी किया था उसी के रेफरेंस में अभी 12 नवंबर को यानी कि 12 नवंबर 2021 को एक क्लैरिफिकेशन नोट जारी किया गया है, और उसमें वो कई सारी चीज़ों को एड्रेस किया है जो पहले वाले जियो में स्पष्ट नहीं थी। तो आज हम उन्हीं कुछ पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। तो इस का सारा और महत्वपूर्ण जो भाग है वो ये है कि जो औषध निर्माण का हमारा लाइसेंस है वो पहले 5 वर्ष उसकी वैलिडिटी होती थी, हर 5 वर्ष के बाद में उसको रिन्यू कराना होता था। तो नए जियो और नए नियम के अंतर्गत इसकी काल अवधि जो है वो परपीचुअल यानी कि फॉरएवर हो गई है। यानी कि एक बार अगर औषध निर्माण का लाइसेंस ले लिया जाता है तो उसको 5 साल बाद या किसी भी डेफिनेट पीरियड के बाद में रिन्यू कराने की जरूरत नहीं होती। ये एक बड़ा पॉइंट है। लेकिन इसके साथ में ही एक छोटा सा उसमें ये भी है कि हर वर्ष निर्माता को एक सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड करना पड़ेगा ऑनलाइन ई औषधि पोर्टल पर ही, कि मैं या जो ड्रग एक्ट में जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई किए जाते हैं उन सबको ईमानदारी के साथ में फॉलो कर रहा हूँ। चूँकि लाइसेंस जीएमपी के साथ इंटीग्रेट है तो जीएमपी का सर्टिफिकेशन है जो पहले फ्री होता था उसकी अब एक फीस देनी होगी, और वो 5 साल में रिन्यू होगा। यानी कि पहले लाइसेंस भी रिन्यू होता था और जीएमपी सर्टिफिकेट भी रिन्यू होता था, लेकिन अब केवल और केवल लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा, जीएमपी का जो सर्टिफिकेट है वो ही रिन्यू होगा। अब इस सारी प्रक्रिया को चेंज करने में गवर्नमेंट का क्या पक्ष है? उनका ये कहना है कि इस प्रोसेस से क्या फ़ायदा होगा कि नया लाइसेंस हो या पुराना एग्जिस्टिंग हमारा लाइसेंस ही हो, ये सारी प्रक्रिया थोड़ी फास्ट हो जाएगी, पेपरलेस हो जाएगी और ये सुविधाजनक होगी ऐसा लगता भी है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो है स्टेट अथॉरिटीज़। चूँकि लॉ या जो एक्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट को उसको फॉलो करना है, और आयुर्वेदिक ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है स्टेट मैटर है। तो जो स्टेट के पास जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितनी मैन पावर है, जितनी टेक्निकल नो हाउ है, वो उतनी ही जल्दी इन नए नियमों के अनुसार काम करना शुरू कर देगा। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट ने बहुत क्लियर किया है कि 1 अक्टूबर 2021 के बाद इस रूल्स में जो नियम बनाए गए हैं, जो रिटेंशन फीस हो या प्रोडक्ट अप्रूवल फीस हो, वो 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगी। प्रोसेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चलेंगे। तो ये बात बहुत स्पष्ट है, और इसमें जो लाइसेंसिंग अधिकारी हैं उनका बहुत बड़ा रोल हो जाता है। नए लाइसेंस में और जो प्रोडक्ट अप्रूवल फीस है वो किस हेड में जमा होगी अभी ये भी क्लियर नहीं है, क्योंकि पोर्टल में अभी उसको लिंक नहीं किया गया है, इंटीग्रेट नहीं किया गया है।
तो कई राज्यों में वो फिजिकल जमा होती है बैंक्स में एक चालान के द्वारा, और कई राज्यों में उसको ई चालान के रूप में भी प्रोसेस करना आरंभ कर दिया गया है। यहाँ 2-3 चीज़ें जो हैं वो बहुत क्लियर हैं कि ये जो नियम हैं ये रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है, यानी कि ये 1 अक्टूबर से पहले जो एग्जिस्टिंग निर्माता हैं उनके ऊपर ये पूर्णतया लागू नहीं होता, लागू जरूर होता है और उनको कुछ छूट भी दी गई है। उन्हीं के विषय में ये क्लैरिफिकेशन जारी करने की आवश्यकता पड़ी। अभी 6 महीने तक ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से इस पर काम होता चला जाएगा। अब यहाँ एक विषय आता है जिसको कहा है कि एग्जिस्टिंग जो निर्माता हैं उनको लाइसेंस रिटेंशन फीस देनी होगी जो कि 1000 रुपया है, एंड दैट इज वंस एंड फॉर एवर। इसी तरीके से जो उनके पास में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं, जो प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट हैं, जो अनुभूत हैं, उनके लिए भी रिटेंशन फीस उन्होंने रखी हुई है। बाकी जो नए प्रोडक्ट्स के लिए तरीका है वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट निर्माता भी अगर नए प्रोडक्ट को अप्रूवल के लिए भेजता है तो उस पर एज इट इज वो लागू होगा। अब यहाँ एक बहुत बड़ा क्लैरिफिकेशन का पॉइंट आया है और वो ये था कि पहले अगर आपके ध्यान हो बहुत बड़ी संख्या में हमारे पुराने निर्माता हैं जो आज से 20 साल 25 साल पहले जिन्होंने लाइसेंस लिया था, तो उस समय प्रति वर्ष जो है रिन्यूअल का विधान हुआ करता था, और वो रिन्यूअल भी जिस डेट में सर्टिफिकेट जारी हुआ, जिस डेट में लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने लाइसेंस जारी किया, उस डेट से 1 साल नहीं था। वो चाहे किसी भी माह में जारी किया गया हो, लेकिन उसका रिन्यूअल दिसंबर 31 से पहले होना अनिवार्य था। बाद में ये व्यवस्था चेंज कर दी गई थी और जिस डेट में लाइसेंसी को लाइसेंस दिया गया है उसी डेट से उसको रिन्यूअल के लिए माना जाता था। ये रिटेंशन कब एप्लीकेबल होगा, ये एक महत्वपूर्ण विषय है जो पूछा जा रहा है। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर ये है कि अगर किसी निर्माता का लाइसेंस जिस महीने रिन्यू होना है तो वो उसी समय अपने आप को रिटेंशन फीस जमा करा के उसको फॉर एवर कन्वर्ट कराएगा, और उसी समय उसके पास में जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको भी रिटेन करने की जो फीस है जो गवर्नमेंट ने एक निर्धारित की है वो जमा करा के क्लासिकल और प्रोप्राइटरी सारे प्रोडक्ट्स को रिटेन करेगा। तो अब ये जो क्लैरिफिकेशन नोट आया है इसको हम बिंदुवार देखते हैं तो शायद अच्छा रहेगा। जैसा कि पहले भी हमने कहा है कि ये परपिचुअल है, यानी कि फॉर एवर है। लाइसेंस एक बार ग्रांट हो गया तो वो हमेशा से रहेगा, उसको रिन्यू कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एग्जिस्टिंग जो हमारे निर्माता हैं उनका जब भी नवीनीकरण की डेट होगी तो उस डेट में वो अपने लाइसेंस को रिटेन करेंगे, अपने अप्रूव प्रोडक्ट को रिटेन करेंगे, और ये फीस वंस एंड फॉर एवर होगी उन प्रोडक्ट्स के लिए जो एग्जिस्टिंग लाइसेंस पर अप्रूव्ड हैं। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु जो क्लैरिफिकेशन नोट में 12 नवंबर वाले में आया है वो यह है कि इससे पहले का जो नोटिफिकेशन था उसमें क्लासिकल प्रोडक्ट के लिए कहीं कोई उल्लेख नहीं था कि मेरे पास में अगर 1000 क्लासिकल प्रोडक्ट हैं तो वेदर आई कैन रिटेन देम विदाउट एनी रिटेंशन फीस। तो इसमें उसको स्पष्ट कर दिया गया है। उसमें कहा गया है कि जो इस निर्माता के पास में जो भी क्लासिकल प्रोडक्ट्स हैं वो संख्या एक प्रोडक्ट है, एक फॉर्मुलेशन है या 1000 है, एन नंबर ऑफ फॉर्मुलेशंस जो हैं वो एक बार में ही आपको वो रिटेन करने पड़ेंगे, और उसके लिए अप्रूव्ड जो हमारे पास फॉर्मुलेशंस हैं तो सभी क्लासिकल मेडिसिन का 1000 रुपीज़ वन टाइम उसमें उसकी फीस जमा करानी पड़ेगी। और अगर वो निर्माता उन अप्रूव्ड क्लासिकल प्रोडक्ट के अलावा कुछ और नए प्रोडक्ट अप्रूव कराना चाहता है तो वहां भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को अलग रख दिया गया। तो एन नंबर, यानी कि आप जितने प्रोडक्ट चाहेंगे उतने प्रोडक्ट एक बार में अप्रूवल के लिए भेजेंगे तो उसके लिए आपको 2000 रुपया ही उसकी फीस रखी गई है। अब इस बिंदु को अगर हम गौर से देखें तो इसका अर्थ ये निकलता है कि हमारे निर्माता के पास में जितने भी क्लासिकल आइटम हैं उनको रिटेन करने के लिए उसको 1000 रुपया देना पड़ेगा, और जितनी बार भी वो नए क्लासिकल प्रोडक्ट को अप्रूव कराने के लिए भेजेगा तो जो भी लिस्ट होगी वो प्रत्येक बार में उसको 2000 रुपीज़ देना होगा। ये प्रक्रिया जितनी भी बार दोहरानी पड़ेगी। और जो हमारा एग्जिस्टिंग निर्माता है उसके पास में अगर प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट हैं तो पहले 10 प्रोडक्ट के लिए रिटेंशन फीस जो है वो 2000 रुपीज़ रखी है,
जबकि नए प्रोडक्ट में ये 3,000 रुपया है। और उसके बाद में पर प्रोडक्ट 1,000 रुपीज़ है, 1,000 रुपया है। जबकि अगर हम नया प्रोडक्ट अप्रूव करने के लिए भेजते हैं तो उसके लिए वो फीस 2,000 रुपीज़ पर प्रोडक्ट होगी। तो एक एग्जिस्टिंग निर्माताओं के लिए मेरे अपने विचार से एक ये लॉयल्टी मान लीजिए, या उनको एक छूट देने के लिए, या उनको एक वैल्यू देने के लिए रखा गया है कि उनको एक मुश्त जो रिटेंशन फीस है उसमें थोड़ी सी छूट दी गई है। अब इस क्लैरिफिकेशन नोट की जो सबसे बड़ी बात है, द पॉइंट ऑफ द नोटिफिकेशन और द नोट वी कैन से, वो ये है कि अब चूंकि लाइसेंस नवीनीकरण नहीं होगा, केवल जीएमपी का सर्टिफिकेट का नवीनीकरण होगा, तो जो प्रमाइसिस को ड्रग एक्ट में साल में 2 बार इंस्पेक्शन का एक प्रोविजन था, वो इस नए क्लैरिफिकेशन में स्पष्ट कर दिया गया है कि अब फार्मेसी प्रमाइसिस का 5 साल में 1 बार ही निरीक्षण किया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसके 2 पहलू हैं। एक तो ये है कि जहां इस नियम से अननेसेसरी जो इंस्पेक्टर राज की जैसे हर इंडस्ट्री में होती है, वो आयुर्वेद की इंडस्ट्री में भी है, उससे छुटकारा मिल जाएगा। यानी कि बार बार जो है वो ड्रग इंस्पेक्टर आपके पास में इस बहाने नहीं आएगा कि एज पर ड्रग एक्ट वी हैव टू इंस्पेक्ट योर प्रीमाइसेस ट्वाइस ए ईयर। अब वो 5 साल में जब आपका वो भी एक उसके लिए भी पहले वाले जियो में बताया गया है कि किस तरीके से आपका इंस्पेक्शन होगा, और एक इंस्पेक्टर जो है वो 2 से अधिक बार आपके प्रीमाइसेस में सेम इंस्पेक्टर नहीं आ सकता। तो जहां इससे छुट्टी मिलेगी, वहीं एक बड़ा काम ये होगा कि आपको चूंकि हर बार हर वर्ष एक सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड करना होगा, जिसमें ये कहा जाएगा कि मैं जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं एक क्वालिटी मेडिसिन मैन्युफैक्चर करने के लिए, उनको मैं फॉलो कर रहा हूँ और जीएमपी की गुणवत्ता का मैं पूरी तरीके से पालन करता हूँ। तो एक तरीके से ये निर्माताओं के लिए सेल्फ रेगुलेटरी स्टेप होगा, और मुझे लगता है कि जब सेल्फ रेगुलेटरी जिम्मेदारी आ जाती है तो निर्माता का भी एक बड़ा बोझ बढ़ जाता है कि वो हर चीज़ को अपने से सेफ्टी और स्टैंडर्ड के लिए जारी रखेगा। इसी के साथ इस क्लैरिफिकेशन में कुछ और अच्छे पॉइंट्स भी दिए गए हैं, जैसे जो फ्री सेल सर्टिफिकेट निर्माता को चाहिए होता है, खासतौर से जो निर्माता अपने एक्सपोर्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट को, उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है फ्री सेल सर्टिफिकेट। ये भी ऑनलाइन होगा, तो वो भी एक जल्दी मिलने की उम्मीद है, और उससे जो एक्सपोर्टर्स भाई हमारे निर्माता हैं उनको बिजनेस बढ़ाने में निश्चित रूप से एक हेल्प मिलेगी। इसी तरीके से एक दूसरा बड़ा डॉक्यूमेंट नॉन कन्विक्शन सर्टिफिकेट होता है, जो हमारे उन निर्माताओं के लिए आवश्यक है जो गवर्नमेंट सप्लाई के लिए जाना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट सप्लाई के लिए टेंडर की पहली वन ऑफ द मोस्ट रिक्वायरमेंट नॉन कन्विक्शन सर्टिफिकेट होता है, तो ये भी ऑनलाइन मिलेगा। और इसका एक और सबसे बड़ा जो चेंज किया है वो ये किया है कि नॉन कन्विक्शन सर्टिफिकेट की वैलिडिटी पहले 6 महीने होती थी, अब इसको बढ़ाकर 1 वर्ष के लिए कर दिया गया। इसका लाभ ये होता है कि आज हमें लग रहा है कि हमें टेंडर निकलने वाले हैं, तो हमने नॉन कन्विक्शन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया, किसी वजह से वो टेंडर कैंसिल हो गए या हमने वो नहीं निकले और 6 महीने का समय समाप्त हो गया, तो हमें दोबारा से हमारे निर्माता को वो नॉन कन्विक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। तो एक तरीके से ये एक बड़ा काम निर्माता के लिए हो गया, खासतौर से जो गवर्नमेंट सप्लाई या अन्य सप्लाईज करने के लिए अपना बिजनेस कर रहे हैं। ये कुछ अच्छे पॉइंट्स थे जिनका क्लैरिफिकेशन किया है और समय रहते किया है। सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो फुल फ्लेजेड हमारे इंडिपेंडेंट निर्माताओं के लिए और लोन लाइसेंसीज के लिए, सबके लिए ये बराबर लागू होता है। इस क्लैरिफिकेशन नोट में एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट ऐड किया गया है जो पहले नहीं था। तो इसमें क्या इन्होंने एक नया प्राविधान किया है कि जो भी नया लाइसेंस होगा तो उसमें जितने भी प्रोडक्ट अप्रूव होंगे तो लाइसेंसिंग अथॉरिटीज अनिवार्य रूप से 25D और 25E में लाइसेंस जारी करते समय शेड्यूल टी में वर्णित जितने भी ड्रग कैटेगरीज हैं उन हरेक के लिए उसके लिए एक वर्ड यूज किया है स्पेसिफिक प्रोडक्ट कोड।
या QR कोड वो मैंडेटरी है, वो जारी करेंगे। इस नए नियम के बारे में अभी बहुत ज़्यादा लोगों को कुछ पता नहीं है। इस नए नियम के बारे में अभी कुछ भी क्लियर नहीं है कि स्पेसिफिक कोड जनरेट करते वक्त क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे या QR कोड किस तरीके से जनरेट करेंगे। तो जैसे ही इस विषय में अधिक जानकारी होगी तो उसके लिए अलग से एक वीडियो आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करेंगे। अभी तक फार्मा कंपनी जो हैं वो अपने प्रोडक्ट पर QR कोड लगाती रही हैं, लेकिन उसका जो मेन रीज़न था वो उस प्रोडक्ट की ट्रैकिंग और ट्रेसिंग था। दूसरा ये था कि एंड यूज़र यानी कि उपभोक्ता जब वो प्रोडक्ट खरीदता है तो वो ये श्योर हो सकता है कि जो प्रोडक्ट मेरे हाथ में है वो जेन्युइन है, वो स्पूरियस नहीं है। लेकिन ये निर्माता जो है लेबलिंग के टाइम पर उसको QR कोड को लगाता रहा है। आयुर्वेद में ये किस तरीके से होगा या ASU ड्रग्स में ये किस तरीके से जारी किया जा सकेगा, ये अभी बहुत क्लियर नहीं है। जैसे ही इसका कुछ भी आइडिया होगा तो हम आपके सामने दोबारा से उस विषय को रखने की कोशिश करेंगे। QR कोड आखिर होता क्या है? तो QR जो है ये एक इमेज के रूप में जनरेट होता है और इसको क्विक रेस्पॉन्स कोड कहते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप सब लोगों ने आजकल देखा होगा कि जितना भी मोबाइल पेमेंट होता है पेटीएम से या भीम ऐप से या पे फोन से, तो आपने देखा कि वेंडर के पास में एक QR कोड डिस्प्ले रहता है। हम अपने मोबाइल से उसको स्कैन करते हैं और उसकी सारी डिटेल ऑटोमेटिकली उस ऐप में आ जाती है और पेमेंट हो जाता है। तो QR कोड जो है वो कुछ इंफॉर्मेशंस को सहेज कर रखने का एक साधारण सा और एक सरल सा तरीका होता है। काफ़ी सारी इंफॉर्मेशंस वो स्टोर कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अभी अपने इसी वीडियो में अभी आपके सामने आपको दिख रहा होगा, ये QR कोड मैंने जनरेट किया अपने इसी YouTube चैनल के लिए। तो किसी को टाइप करने में अगर दिक्कत आ रही है YouTube चैनल को, तो अभी अगर आप स्क्रीन दूसरे किसी स्क्रीन को देख रहे हैं तो अपने मोबाइल फ़ोन से इसको आप स्कैन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इस चैनल तक आप तक पहुंच जाएगा। तो इसी तरीके से QR कोड जो है एक सरल तरीका है कुछ इंफॉर्मेशंस को स्टोर करने का और एक्सेस करने का। इस विषय पर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे बाद में। अंत में वो विषय जो कई लोगों ने कहा है कि ई-औषधि पोर्टल पर हम लॉगिन कैसे करें या रजिस्टर कैसे करें। तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक शेयर कर रहा हूँ जिस पर एक वीडियो बनाई गई है कि आप किस तरीके से उस पर रजिस्टर करेंगे और रजिस्टर होने के बाद में कैसे लॉगिन करेंगे। तो आप उसको देखिएगा। अंत में मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये इन्फॉर्मेशंस जो मैंने देने का प्रयास किया है ये पसंद आया होगा। और मैं एक रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से ये भी कर रहा हूँ कि किसी भी नए विषय पर इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में वो विषय रख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि सरल भाषा में आप तक वो चीज़ पहुंचाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।